हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 21 की प्रिपरेशन में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 को कवर करने वाले हैं। बिजनेस लॉ आपके एग्ज़ाम में 8 नंबर का वेटेज रखता है। 8 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और ये पासिंग सब्जेक्ट हैं। इसमें 4 एक्ट हैं: इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, टीपी यानी कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 और उसके बाद में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। इन चारों से मिलकर के 8 नंबर के सवाल बनते हैं और ज़्यादातर सवाल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और टीपीए से पूछे जाते हैं। चलिए कवर करते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए हम सीधे सवालों के साथ में आपको कॉन्सेप्ट समझाएंगे। तो सबसे पहले सवाल, तो पहला सवाल कह रहा है भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 कब लागू हुआ था, इनैक्ट कब हुआ था। अनुबंध को कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं और संविदा भी कहते हैं, ठीक है। संविदा अधिनियम कहो तो भी यही बात है। तो ये कब बना था? ये बना तो था 25 अप्रैल को, 25 अप्रैल 1872 को बन करके तैयार हो गया था, ठीक है। एक्ट नंबर इसका क्या रहेगा? एक्ट नंबर इसका 9 रहेगा। एक्ट नंबर इसका 9 है। एक्ट नंबर 9 है, मतलब कि 1872 में 9वें नंबर पर यह अधिनियम पारित किया गया था। तो बना कब था? 25 अप्रैल 1872 को। लेकिन लागू कब हुआ? 1 सितंबर 1872 को इसे पूरे भारत में सिवाय जम्मू एंड कश्मीर राज्य को छोड़ के प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ में लागू किया गया। प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट मतलब भविष्यलक्षी प्रभाव के साथ में इसे लागू किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 1872, ऑप्शन सी। अगला, भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 में कुल कितनी धाराएं थी? तो इस अधिनियम में, इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में टोटल सेक्शन कितनी है? टोटल सेक्शन तो सर इसमें 266 है। ऑप्शन ए 266 इसमें सेक्शन है। स्टार्टिंग में बहुत बड़ा अधिनियम था, बाद में 2 बार इसमें अमेंडमेंट हुआ है। 2 अमेंडमेंट ऐसे हुए हैं जिससे अब अधिनियम छोटा हो गया। 1930 में एक अमेंडमेंट हुआ था 1930 में, तब इस अधिनियम की धारा 76 से लेकर के 123 तक की धाराओं को हटाया गया और बनाया गया सेल ऑफ गुड्स एक्ट। फिर 1932 में फिर एक अमेंडमेंट हुआ, तो धारा 239 से 266 तक की धाराओं को रिपील किया गया और उसकी जगह पे बना इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932। तो ये 2 मेजर अमेंडमेंट थे। उसके बाद में ये एक्ट अब वर्तमान में छोटा सा स्वरूप लेकर के बैठा है। सन 1930 में भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 में कौन सा अधिनियम बनाया गया? तो 1930 में बना था सेल ऑफ गुड्स एक्ट। सेल ऑफ गुड्स एक्ट बना था, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला, सन 1932 में भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 से कौन सा अधिनियम बनाया गया? अधिनियम बना था भारतीय साझेदारी अधिनियम। ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संविदा का इतिहास किससे जुड़ा हुआ है? इंग्लिश कॉमन लॉ से। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट एक कमर्शियल लॉ है। कमर्शियल लॉ होने के नाते इसको हमने इंग्लिश कॉमन लॉ से अडॉप्ट किया था। कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं आगे मैं आपको सब बताने वाला हूँ। जैसे सवाल आएंगे उसके साथ मैं आपको कॉन्सेप्ट के साथ में समझा दूंगा। और रही बात की नोट्स की और पीडीएफ की, तो ये नोट्स और पीडीएफ स्टडी मटेरियल खूब सारा आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आपको ऐड होना है लाइव क्लासेस के लिए तो आप ज्वाइन हो सकते हो, उसके बारे में भी डिटेल डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अगला सवाल, भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 किस प्रकार के अनुबंधों को नियंत्रित करता है? देखो ये मौखिक अनुबंधों के साथ साथ लिखित अनुबंधों को भी नियंत्रित करता है। तो सभी प्रकार के अनुबंध, ऑल टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए ये एक्ट बनाया गया है। तो सभी प्रकार के अनुबंध इससे गवर्न होते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 के तहत अनुबंध की परिभाषा क्या है? देखो अब आपको मैं कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ। कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन कहाँ दे रखी है? कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन दे रखी है सर
सर 2H में दे रखी हैं, ये बात सही है। तो वहाँ क्या लिखा हुआ है, वहाँ लिखा हुआ है कि एक ऐसा करार जो विधि यानी कि कानून द्वारा प्रवर्तनीय हो यानी कि एन एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ, आप एग्रीमेंट करो और अगर वो एग्रीमेंट कानून के द्वारा उसको लागू कराया जा सकता है तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। 2 एग्जाम्पल दूंगा, दोनों से आपको समझ में आ जाएगा। एक व्यक्ति है जो अपनी कार बेचने का प्रस्ताव रखता है बी के समक्ष। तो सबसे पहले प्रस्ताव का होना ज़रूरी है, एग्रीमेंट बनने से पहले प्रस्ताव रखेगा। एक कार बेचने का प्रस्ताव कर रहा है 1 लाख रुपए में, और ये कह रहा है कि क्या तुम मेरी कार को 1 लाख रुपए में खरीदना चाहोगे। अब बी क्या करेगा, इसकी स्वीकृति देता है। क्या देता है, स्वीकृति, यानी कि एक्सेप्टेंस दे रहा है। ये बन जाएगा करार, ये बन जाएगा सबसे पहले प्रॉमिस, सबसे पहले बनेगा प्रॉमिस, वचन बनेगा। ए जिसने प्रस्ताव किया वो प्रस्तावक कहलाएगा, बी जिसके सामने प्रस्ताव रखा गया उसको कहेंगे स्वीकृतिकर्ता यानी कि प्रस्ताव ग्रहीता। और जब ये प्रॉमिस बन जाएगा तो ये ए बन जाएगा वचनदाता, बी बन जाएगा वचन ग्रहीता। अब आप देखो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है क्या इसको आप कानून के द्वारा इन्फोर्स करा सकते हो क्या। सर ये तो करा सकते हैं, बहुत इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये लीगल कॉन्ट्रैक्ट, ये लीगल एग्रीमेंट है तो इसको हम कानून द्वारा लागू करा सकते हैं। तो सही बात है, इसको लागू करा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल, पहला ये हो गया। सेकंड एग्जाम्पल में ए बी के साथ एक एग्रीमेंट करता है, बी को कहता है कि तुम मेरे लिए क्या ये काम करोगे। इसको प्रस्ताव कर रहा है कि मेरे लिए आपको सी की हत्या करनी है और उसके बदले में मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगा। ए ने प्रस्ताव रखा बी के सामने, अब बी उसको एक्सेप्ट भी कर रहा है, स्वीकार भी कर रहा है, यानी कि एक्सेप्टेंस दे रहा है। अब बताओ क्या इस एग्रीमेंट में ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट हो गया। क्या ऐसे एग्रीमेंट को, कॉन्ट्रैक्ट तो छोड़ो, ऐसे एग्रीमेंट को क्या कानून के द्वारा लागू कराया जा सकता है, इन्फोर्स कराया जा सकता है। सर ये तो बिल्कुल नहीं कराया जा सकता। तो यही बात कर रहा हूँ मैं, ऐसे एग्रीमेंट, ऐसे ठहराव, ऐसे करार जिनको कानून के द्वारा लागू कराया जा सकता हो उनको हम क्या कहते हैं, उनको अनुबंध कहते हैं। तो देखो क्या दे रखा है, इसके एजेंशियल्स भी हैं। मिनिमम 2 पार्टीज़ का होना ज़रूरी है, 2 व्यक्तियों, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच में एक कानूनी समझौता। तो धारा 2H में क्या दे रखा है, एक करार क्या दे रखा है, एक करार प्लस विधि द्वारा प्रवर्तनीयता, यानी कि एक करार होगा और उसको कानून द्वारा लागू करा सकते हैं तो उसको हम कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। चलिए अगला सवाल, किसी अनुबंध के लिए क्या आवश्यक शर्तें हैं। मैंने कहा प्रस्ताव का होना बहुत ज़रूरी है। सेक्शन 2 सबसेक्शन ए में डिफाइन कर रखा है प्रस्ताव को, प्रस्ताव वहाँ दे रखा है सेक्शन 2 सबसेक्शन ए में। अब विधिक क्षमता का होना यानी कि लीगल कैपेसिटी कहाँ दे रखी है। सर ये सेक्शन 11 में दे रखी है, ये सेक्शन 11 में दे रखी है। सेक्शन 11 में क्या दे रखा है, धारा 11 में क्या रखा है कि कॉन्ट्रैक्ट वही व्यक्ति कर सकते हैं जो मेजर है, मेजर मतलब 18 वर्ष से ऊपर हैं और साथ में वो साउंड माइंड के, यानी कि उस कॉन्ट्रैक्ट के इफेक्ट को, परिणामों को समझने वाले, समझ सकते हो, समझने की क्षमता रखते हो। और क्या है साथ में, कानून द्वारा अयोग्य घोषित नहीं होने चाहिए, कानून के द्वारा अयोग्य घोषित नहीं होने चाहिए। उसके बाद में फिर सर ये फ्री कंसेंट क्या है,
सहमति क्या होती है? सहमति। ऐसे नहीं कि डरा धमका कर ले ली। फ्री कंसेंट होनी चाहिए। कब होती है? जब उत्पीड़न, लिख लेता हूँ मैं, पांचों बातें लिख लेता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ी भी होगी जब आपने एलएलबी की कर रखी होगी तब। उत्पीड़न, अनुचित दबाव, मिथ्या वर्णन, कपट और गलती। जब कोई कंसेंट इनसे प्रभावित नहीं होती तो उसको फ्री कंसेंट माना जाता है। तो ऑप्शन में क्या दे रखा है? ऑल ऑफ द अबव। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला, करार और संविदा कॉन्ट्रैक्ट के बीच में क्या अंतर है? एग्रीमेंट तो खूब सारे हो सकते हैं, लेकिन केवल वही एग्रीमेंट क्या बनते हैं? कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं जो कानून द्वारा लागू कराए जा सकते हैं। तो देखो, ये सारा इतना बड़ा अगर एग्रीमेंट है तो कॉन्ट्रैक्ट इसमें इतना सा है, ये कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा रहेगा। एग्रीमेंट तो खूब हो सकते हैं, तो डोमेस्टिक एग्रीमेंट भी हो सकते हैं। जैसे मान लो मैंने आपको खाने के लिए बुलाया, घर पे इनवाइट किया, और फिर शाम को जब आप खाने के लिए विद फैमिली आए तो मैं वहाँ से चला गया ताला लगा करके घर से। अब आपको मजबूरी में दूसरी होटल में जा कर के खाना खाना पड़ा, तो क्या आपके वहाँ भी खर्चा भी हो गया 1500-2000 रुपये का, तो क्या वो 2000 रुपये आप मेरे से वसूल कर सकते हो? नहीं, क्योंकि ये एक डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट था। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, केस है, एक लीडिंग केस है जो आप याद रखोगे, बाल्फोर वर्सेज बाल्फोर का केस याद रखोगे। ठीक है, दोनों हस्बैंड वाइफ थे, इनकी जो ड्यूटी थी हस्बैंड की वो कहाँ थी? वो सीलोन में थी, यानी कि श्रीलंका में थी। अब साथ में ही रह रहे थे हस्बैंड एंड वाइफ। तो जब वैकेशन हुआ तो ये यूके के थे तो वहाँ चले गए। अब जब वापस आने की बारी थी, वैकेशन ख़त्म हो गए थे, तो वापस आना तो जॉब पे हस्बैंड को, तो वहाँ पर वाइफ जो थी वो बीमार हो गई। वाइफ बीमार हो गई तो हस्बैंड को अब अकेले आना पड़ा। और अकेले जब वो आ रहा था तो आने से पहले अपनी वाइफ को बोला, कोई बात नहीं, मैं आपको 30 पाउंड की राशि हर महीने भेजता रहूँगा। ये बात उसने ये बोल दी। तो बाद में वो अपनी जॉब पे आ गया। हस्बैंड, बाद की परिस्थितियों में, सर्कमस्टेंसेज में हस्बैंड वाइफ के बीच में डिस्प्यूट हो गया, और फिर हस्बैंड ने क्या किया? ये अमाउंट भेजना बंद कर दिया। वाइफ चली गई कोर्ट में और कहा कि ये तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। तो कोर्ट ने कहा कि ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्योंकि ये एक डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट था, डोमेस्टिक एग्रीमेंट था, तो कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता। तो ये वाले केस को ध्यान में रखोगे। सेक्शन 2E में क्या डिफाइन है? एग्रीमेंट। और सेक्शन 2H में कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन है। भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 2H किसकी परिभाषा करता है? तो ये बताता है, प्रदान करता है, 2H में कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है। तो देखो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, धारा 11 के अनुसार किसे अनुबंध करने का अधिकार नहीं है? तो धारा 11 के अनुसार वयस्क होना चाहिए, अवयस्क नहीं कर सकता। साउंड माइंड का होना चाहिए, अनसाउंड माइंड का व्यक्ति नहीं कर सकता। और कानून द्वारा अयोग्य घोषित नहीं हुआ होना चाहिए, डिस्क्वालीफाई बाय लॉ नहीं होना चाहिए। तो ये क्या लिखा हुआ है? अवयस्क, मानसिक रूप से असक्षम व्यक्ति, कानून द्वारा अयोग्य घोषित व्यक्ति, ये क्या नहीं कर सकते? ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो यही पूछा है, तो ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, भारतीय अनुबंध अधिनियम की किस धारा में प्रतिफल को परिभाषित किया गया है? सबसे पहले तो प्रतिफल को समझेंगे। समझो प्रतिफल को। ये एक व्यक्ति है ए, इसने कार बेचने का प्रस्ताव किसको किया था? बी को बोला कि कार बेचनी है। बी को कार बेचने का प्रस्ताव किया 1 लाख रुपए में। ठीक है, 1 लाख रुपए का कार बेचने का प्रस्ताव किया। हाँ, तो ए ने एक प्रस्ताव रखा कि मैं अपनी कार, बी को बोला कि मैं आपको बेचना चाहता हूँ। बी ने कहा हाँ ठीक है, मैं खरीदना चाहता हूँ। तो प्रस्ताव भी हो गया और
स्वीकृति भी हो गई और कॉन्ट्रैक्ट भी बन गया। तो अब इस मामले में सर प्रतिफल क्या है? देखो, एक कार बेच रहा है तो कार के बदले में उसको क्या मिलेंगे? पैसे, 1,00,000 रुपये, उसके लिए प्रतिफल होगा। बी को क्या मिलेगा? बी को सर कार मिलेगी, तो बी के लिए कार प्रतिफल हो गया। तो कार की डेफिनेशन कहाँ दे रखी है? सेक्शन 2 सबसेक्शन डी में दे रखी है। तो ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, प्रस्ताव की वैधता के बारे में कौन सा कथन सही है? प्रस्ताव की वैधता के बारे में कौन सा कथन सही है? देखो, अगर आपको डिटेल में ये वीडियो लेक्चर पढ़ना है कि एक एक मैं पर्टिकुलर वर्ड को, तो उसके ऊपर मैंने लाइव क्लास ले रखी है, आप वहाँ से पढ़ सकते हो, या मैं सीधे आंसर बताऊंगा ताकि टाइम वेस्ट ना हो। तो प्रस्ताव केवल तभी वैध होता है जब उसे संबंधित व्यक्ति को ज्ञात हो जाए। तो ये इस पर भी एक केस है, लालमन शुक्ला, मैं आपको केस तो बताता रहूँगा। लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त का केस है। गौरी दत्त का भतीजा खो जाता है, लालमन उसका सर्वेंट होता है, उसको भतीजे को ढूंढने के लिए भेजता है लालमन को गौरी दत्त। और जब लालमन शुक्ला चला जाता है ढूंढने के लिए, जब वो चला जाता है तो गौरी दत्त पीछे से एक इनाम की राशि की घोषणा करता है कि जो भी मेरे भतीजों को लेकर के आएगा उसको 500 रुपये इनाम दिया जाएगा। लेकिन क्या होता है? होता यही है कि लालमन शुक्ला उसके भतीजे को ढूंढ करके लेकर के आ जाता है। और जब लोगों से पता चलता है कि इसके पीछे तो इनाम रखा गया था, तो लालमन शुक्ला जो होता है वो गौरी दत्त से इनाम की राशि क्लेम करता है। अब गौरी दत्त मना कर देता है। मना करने पर लालमन शुक्ला कोर्ट चला जाता है। कोर्ट जाने पर कोर्ट उसे यही कहता है कि क्या आपको प्रस्ताव की जानकारी थी? वो कहता नहीं, तो आप स्वीकृति भी नहीं दे सकते। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला, प्रस्तावक किसे कहते हैं? प्रस्तावक कौन सा व्यक्ति होता है? वो जो प्रस्ताव रखता है, जो प्रस्ताव करता है उसे बोलते हैं प्रस्तावक। ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला, भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 के अनुसार स्वीकृति की क्या परिभाषा है? वो व्यक्ति जो प्रस्ताव को स्वीकार करता है। सीधी सीधी बात है, वो व्यक्ति जो प्रस्ताव की पूरी और स्पष्ट स्वीकृति देता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल, भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 के अंतर्गत अवयस्क के साथ किया गया अनुबंध कैसा होता है? माइनर के साथ अगर कोई अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है तो वॉइड एब इनिशियो होता है, प्रारंभ से ही शून्य होता है। इस पर कोई केस लॉ है? बिल्कुल केस है, मोहरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष। मोहरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष, ये केस है, ये माइनर होता है। अगला, पक्षकारों का स्वतंत्र सहमति किस स्थिति में नहीं होती है? पक्षकारों की फ्री कंसेंट किस स्थिति में नहीं होती है? कपट में नहीं होती है, अनुचित प्रभाव में भी नहीं होती है, उत्पीड़न में भी नहीं होती है, और सभी विकल्प सही है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ए बी सी इन तीनों में ही फ्री कंसेंट नहीं होती है। ठीक है, चलिए अगला, किस अनुबंध को समाश्रित अनुबंध कहा जाता है? चलिए मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। मान लो ये एक व्यक्ति है और वो जाता है, इसको नाम दे दो ए जाता है बी के पास में और कहता है कि मुझे 100 टीवी सेट चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं। ए बोलता है कि ठीक है मैं आपको दे दूंगा, लेकिन कब? जब मेरा एक शिप आ रहा है, मतलब कि एक जहाज़ आ रहा है चाइना से, चीन से आ रहा है, और जहाज़ यानी कि समुद्र के रास्ते से आ रहा है। अगर वो मुंबई के बंदरगाह पर सेफली लैंड कर जाता है, मतलब कि सेफली आ जाता है, तो मैं आपको 100 टीवी सेट दे दूंगा। तो ये भविष्य की किसी अप्रत्याशित घटना पर निर्भर है अनुबंध। तो ऐसी घटना पर निर्भर अनुबंध को हम क्या कहते हैं? समाश्रित अनुबंध कहते हैं। अगर वो जहाज़ बंदरगाह पर आ गया तो कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं आया तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि ये किसी घटना पर निर्भर है। तो जहाज़ आ भी सकता है और समुद्र में डूब भी सकता है, दोनों ही पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा सर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जब एक पक्ष को किसी शर्त के तहत अनुबंध का पालन करना पड़ता है।
अगला सवाल, प्रति प्रस्ताव किसे कहते हैं? काउंटर ऑफर, काउंटर को कहेंगे प्रति प्रस्ताव, क्रॉस नहीं, इसको कहेंगे स्थानापन्न, स्थानापन्न प्रस्ताव, ये गलत लिखा हुआ है, स्थानापन्न, स्थानापन्न प्रस्ताव। ये कब होता है? जब कोई व्यक्ति, मान लो ए ने प्रस्ताव रखा बी के सामने कि मैं अपना घोड़ा तुम्हें 10,000 रुपये में बेचना चाहता हूँ। ये कहता है कि नहीं, मैं 9,000 रुपये में खरीदूँगा। तो इसने स्वीकृति दे दी कि हाँ मैं आपका घोड़ा 9,000 में खरीदूँगा। तो ये क्या हो गया? ये स्वीकृति नहीं कही जाएगी, क्योंकि ये तो एक प्रस्ताव हो गया बी की तरफ से वापस। अब ये उस पर प्रतिक्रिया करेगा। तो स्वीकृति स्पष्ट और शर्त रहित होनी चाहिए। स्वीकृति क्या होनी चाहिए? स्पष्ट होनी चाहिए, शर्त रहित होनी चाहिए, तभी स्वीकृति मानी जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखिए 19 में जब कोई प्रस्ताव नई शर्तों के साथ दिया जाता है तो ऑप्शन बी इसको हम लॉक करेंगे और इससे ही होगा प्रति प्रस्ताव, काउंटर ऑफर। प्रति नहीं करेंगे, स्थानापन्न प्रस्ताव यानी कि काउंटर ऑफर कहेंगे। ये वर्ड गलत छप गया है, प्रति, ठीक है, इसका मतलब अलग होता है। प्रति प्रस्ताव का मतलब क्या होता है? सेम टाइम। ए भी ये कह रहा है, प्रति प्रस्ताव को समझा तो यहीं पे ए ये कहता है बी से भाई लेटर, इसको भेजता है, एक लेटर भेजता है पोस्ट कार्ड के जरिए कि मैं अपनी कार आपको बेचना चाहता हूँ 1,00,000 रुपये में। और सेम टाइम पे बी भी एक लेटर लिखता है और ए को भेजता है कि मैं आपकी कार को ख़रीदना चाहता हूँ 1,00,000 रुपये में। अब ये दोनों लेटर ए के पास में चला गया, ए वाला बी के पास में चला गया। अब ये क्या हो गया? प्रति प्रस्ताव हो गया। इसको कहेंगे क्रॉस ऑफर। तो जब तक कोई एक प्रतिक्रिया नहीं देगा एग्रीमेंट नहीं बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। अगला, किस अनुबंध को शून्य अनुबंध कहा जाता है? मान लो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की बात की जा रही है, ठीक है। वॉइड एग्रीमेंट तो चलो ठीक है, वो तो पता चल जाता है कि एग्रीमेंट क्या होता है, जो कानून जो एनफोर्स ही नहीं होता कानून द्वारा, उसको हम वॉइड कह लेंगे। लेकिन वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, एक बार तो कॉन्ट्रैक्ट बना था, वैलिड बना होगा। जैसे मान लो एक व्यक्ति है जो एक लेखक के पास जाता है और उसको बोलता है कि मेरे लिए एक बुक लिखो, ठीक है। बुक लिखने पर इसको इनके बीच में एग्रीमेंट होता है कि बुक पूरी होगी तो ए क्या देगा? लेखक को 20,000 रुपये देगा। अब लेखक को 10,000 रुपये दे दिए और बुक लिखना लेखक ने स्टार्ट कर दिया, शुरू कर दिया। आधी बुक लिखी, आधी बुक लिखने के बाद लेखक की हो गई मृत्यु। तो अब देखो, जब कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा था, एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट क्या था? वैलिड था। जिस समय ये कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा था उस समय ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था। लेकिन अब बाद में ऐसी सर्कमस्टेंसेज हो गई कि उस लेखक की, ऑथर की डेथ हो गई। अब उसकी जगह ये व्यक्तिगत कुशलता का मामला है, ठीक है। तो ऐसे केसेस में कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? बाद में रुक जाएगा, तो ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। तो देखो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा वह अनुबंध जो कानूनी रूप से लागू नहीं किया जा सकता हो बाद की परिस्थितियों में, ठीक है। जो रुक जाता है, बनते समय तो वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है, लेकिन बाद में वो अनुबंध कानून द्वारा इन्फोर्स नहीं होता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, यदि कोई व्यक्ति अनुबंध की शर्तों का पालन नहीं करता है तो क्या होगा? अनुबंध का उल्लंघन माना जाएगा और उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कहाँ की जाएगी? सिविल कोर्ट में की जाएगी। कौन से डैमेजेस के लिए? लिक्विडेटेड डैमेजेस के लिए। अगला सवाल, वह अनुबंध जिसे एक पक्ष अपनी इच्छा से समाप्त कर सकता है क्या कहलाता है? उसको कहते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन सी। अगला, अर्ध अनुबंध की परिभाषा क्या है? अर्ध अनुबंध की परिभाषा वह अनुबंध जो न्यायालय द्वारा लागू किया जाता है भले ही दोनों पक्षों के बीच में सहमति नहीं हो। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 30 के अनुसार बाजी के ठहराव का क्या अर्थ है? बाजी का ठहराव हार जीत पर लगाया जाता है, हार और जीत पे लगाया जाने वाला अनुबंध है। तो देखिए, एक ऐसा अनुबंध जिसमें एक पक्ष द्वारा किसी घटना के परिणाम पर धन लगाया जाता है, सट्टेबाजी का होता है बाजी का ठहराव, ऑप्शन बी। अगला,
बाजी के ठहराव के अनुबंध में कानूनी रूप से क्या होता है? बाजी के ठहराव में कानूनी रूप से क्या होता है? यह अनुबंध कानूनी रूप से लागू नहीं होता है। कानूनी रूप से लागू नहीं होता है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अभी आईपीएल चल रहा है तो सट्टेबाजी खूब चल रही होगी। संयोगिक अनुबंध वही समाश्रित कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, किसी घटना पर निर्भर। तो ये जो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है वो अनुबंध जो किसी अनिश्चित घटना पर निर्भर है। जो मैंने आपको कहा था कि एक व्यक्ति जाता है, वो कहता है मेरे को 100 टीवी सेट चाहिए, वो बोलता है चीन से एक जहाज आने वाला है, अगर वो सेफली आ गया तो दे दूंगा, अदरवाइज कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वह अनुबंध जो अनिश्चित घटना पर निर्भर होता है। अगला, क्या संयोगिक अनुबंध में भविष्य में होने वाली घटनाओं की शर्त हो सकती है? हाँ बिल्कुल, संयोगिक अनुबंध में भविष्य में होने वाली घटनाओं की शर्त हो सकती है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला, किस केस में प्रस्ताव और स्वीकृति का नियम तय किया गया था? तो ये था कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। अगर आपको केस अच्छे से पढ़ना है तो आप मेरी लाइव क्लासेज, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ आपको AIB 21 की लाइव क्लास देखना कॉन्ट्रैक्ट की, उसमें डिटेल में मैंने बताया है। अगला, मौरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष केस में किस सिद्धांत को स्पष्ट किया गया था? तो कौन सा केस? ये जो केस था मौरी बीबी धर्मोदास घोष का, इसमें माइनर के साथ में कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो कॉन्ट्रैक्ट विथ माइनर आर वाइड एब इनिशियो, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरीदत्त मामले में निर्णय क्या था? क्या निर्णय था कि अगर प्रस्ताव की जानकारी नहीं है तो आप उस पर स्वीकृति कैसे दे सकते हो? किसी प्रस्ताव की स्वीकृति केवल तभी वैध होती जब किसी प्रस्ताव की जानकारी होती है। अगर मैंने कोई प्रस्ताव किया है, ऑफर किया है, प्रपोजल रखा है, अब उस प्रपोजल को आपके नॉलेज में है, वो प्रपोजल या ऑफर आपके जानकारी में है, तभी आप स्वीकार कर पाओगे। अगर नॉलेज में नहीं है तो स्वीकार नहीं कर सकते। सवाल नंबर 31, बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर मामले में निर्णय क्या था? क्या था? एक घरेलू समझौता जिसमें दोनों पक्षों की शर्तों को मान्यता नहीं दी जाती। तो एक घरेलू समझौता, डोमेस्टिक एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला, राम ने श्याम से अपनी बग्गी बेचने का प्रस्ताव दिया। श्याम ने प्रस्ताव को स्वीकार किया, लेकिन यह शर्त रखी कि वह बग्गी को अगले महीने लेगा। तो ये क्या शर्त में परिवर्तन? जो स्वीकृति दी है वो शर्त के साथ दे दी? नहीं, स्वीकृति बिना शर्त के होनी चाहिए। जैसा प्रस्ताव वैसा यस और नो में देना होता है, यस और नो। उसने शर्त बदल दी, उसने क्या बोला कि नहीं मैं तो अगले सप्ताह लूँगा, तो ये तो उल्टा प्रस्ताव बन गया। अब इसको या तो राम क्या करेगा, स्वीकार करेगा, या फिर खारिज करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके, ये तो नहीं बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं बनेगा, क्योंकि राम ने प्रस्ताव को शर्त के साथ स्वीकार किया है। तो स्वीकृति शर्त रहित होनी चाहिए, तभी कॉन्ट्रैक्ट बनता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला, मोहन ने सागर से 10,000 रुपये के बदले अपनी पुरानी कार बेचने का प्रस्ताव दिया। सागर ने प्रस्ताव को स्वीकार किया, लेकिन 9,000 रुपये की कीमत पर। तो ये भी क्या है? ये भी शर्त के साथ, फिर ये भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा। नहीं, क्योंकि कीमत में बदलाव किया गया है, जिससे ये एक नया प्रस्ताव बन गया है। स्वीकार नहीं हुआ है, नया प्रस्ताव बन गया। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला, मोहन ने पंकज से कहा कि वह उसे 15,000 रुपये में अपनी बाइक बेच देगा, लेकिन पंकज ने इसे स्वीकार किया और मोहन को पैसे देने का वादा किया। मोहन को पंकज से पैसे मिलते हैं, लेकिन वह बाइक देने से इनकार करता है। क्या मोहन के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की जा सकती है? हाँ बिल्कुल की जा सकती है, क्योंकि ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट बन गया है, तो कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट तोड़ेगा तो अनुबंध का उल्लंघन माना जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल, भारतीय अनुबंध अधिनियम के अनुसार बिक्री का अनुबंध, सेल का कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जब किसी वस्तु का स्वामित्व यानी कि ओनरशिप और नियंत्रण, पोजेशन यानी कि कब्जा, एक पक्षकार से दूसरे पक्षकार को पूरी तरह
ट्रांसफ़र हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, सेल ऑफ, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, विक्रय का अनुबंध। ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला, गारंटी अनुबंध में कौन से 3 पक्षकार होते हैं? तो गारंटी में गारंटर होता है जो गारंटी देता है, लैंडर होता है, ऋणदाता भी होता है, और प्रिंसिपल डेटर यानी कि मूल ऋणी भी होता है। तो सर इसको एक एग्जाम्पल के जरिए समझा दो। देखो, एक व्यक्ति होगा ए जिसको पैसों की ज़रूरत है, वो जाता है बी के पास में, बी बोलता है कि ऐसे तो आपको 1 लाख रुपए का ऋण नहीं दिया जाएगा, आप एक गारंटर लेकर के आओ। तो ए क्या लेकर के आता है, सी को। सी कहता है कि हाँ, आप बी को बोलता है कि आप ए को 1 लाख रुपए दे दो, अगर ए नहीं देता है तो मैं दे दूंगा उसके बिहाफ पे। तो पहला एग्रीमेंट ये हो गया मूल ऋणी, मूल प्रिंसिपल डेटर, ये हो गया ऋणदाता जिसने ऋण दिया, और ये हो गया गारंटर। तो 3 तो पार्टी होती है और तीनों ही तीन पक्षकार होते हैं और 3 अनुबंध बनते हैं। पहला इनके बीच में, दूसरा इनके बीच में, और तीसरा इनके बीच में बन जाएगा। खैर, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला, गारंटी अनुबंध की मापदंड के अनुसार गारंटर की जिम्मेदारी क्या होती है? गारंटर केवल तभी भुगतान करने के लिए बाध्य होता है यदि मुख्य देनदार भुगतान नहीं करता है, प्रिंसिपल डेटर नहीं करता है, तो फिर गारंटर को पेमेंट करना होगा। अगला, क्या गारंटी अनुबंध में कोई लिखित या पंजीकरण की आवश्यकता होती है? नहीं, कोई ज़रूरी नहीं, ये मौखिक भी होता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, किस स्थिति में गारंटी अनुबंध समाप्त हो जाता है? समाप्त हो सकता है अगर प्रिंसिपल डेटर मूल ऋणी वो पैसे दे दे, ठीक है, तो उस केस में ये जो गारंटी अनुबंध है वो समाप्त हो जाएगा। तो जब मुख्य देनदार अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लेता है या पूरी कर देता है, तो ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला, उपनिदान चैप्टर नंबर 9 बेलमेंट निक्षेप अनुबंध की परिभाषा क्या है? तो देखो, बेलमेंट क्या होता है? निक्षेप, आए दिन आप बेलमेंट का तो कॉन्ट्रैक्ट करते रहते हो, निक्षेप तो करते रहते हो। जैसे किसी की बाइक मांग ली आधे घंटे के लिए, बुक मांग ली पढ़ने के लिए, ठीक है, तो ये क्या है? ये निक्षेप है। चैप्टर 9 में दे रखा है डिटेल में। एक ऐसा अनुबंध जिसमें एक पक्ष दूसरे पक्ष को अपनी वस्तु, एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को अपनी वस्तु टेम्परेरी तौर पर संभालने के लिए देता है। जैसे फॉर एग्जांपल, आप किसी की बाइक मांगते हो आधे घंटे के लिए कि मेरे को कुछ काम है, बाइक दे दो, ये क्या है? बेलमेंट है। आप किसी से बुक मांगते हो पढ़ने के लिए, ये क्या है? बेलमेंट है, टेम्परेरी तौर पर। अगला, गिरवी अनुबंध की परिभाषा में गिरवी बहुत इंपॉर्टेंट है। गिरवी किसकी होती है? चल संपत्ति की होती है। गिरवी को पणियम भी कहते हैं। शब्दों का खेल है, ठीक है, लेकिन हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए पेपर पूरा इंग्लिश में हो सकता है, तो दिक्कत हो सकती है। उनको कोई दिक्कत नहीं होगी इंग्लिश मीडियम वालों को, और हिंदी मीडियम वालों को कहाँ दिक्कत होती है कि सर इसके इंग्लिश जो इसका इंग्लिश जो नाम है गिरवी का, उसको इंग्लिश मीनिंग को नहीं समझ पा रहे हैं, तो वहाँ दिक्कत हो जाएगी। अगर इंग्लिश आती है आपको प्लीज़, तो काम ख़त्म। कोई भी नाम पूछे, पणियम पूछे तो भी वही बात है, गिरवी पूछे वो भी तो भी वही बात है। जब क्या होता है इसमें एक ऐसा अनुबंध है जिसमें एक पक्षकार अपनी वस्तु को ऋण के बदले में मान लो ए को पैसा चाहिए, ऋण चाहिए बी से, ठीक बात है, 1 लाख रुपए का। अब सेठ जी ने कहा, बी ने कहा, क्या कहा कि देख भाई ए, अगर तू सोना गिरवी रखता है, सोने की जो तेरी चैन है इसको गिरवी रखता है, तो मैं तेरे को 1 लाख रुपए दे दूंगा। तो कुछ ना कुछ तो आपको सिक्योरिटी के लिए रखना पड़ेगा। यही जो अनुबंध है दोनों के बीच में, इसको कहते हैं गिरवी अनुबंध। तो एक अनुबंध जिसमें एक पक्ष अपनी वस्तु को उधारी के बदले में सुरक्षा के रूप में दूसरे पक्ष को देता है, जब पैसा दे देगा तब वापस सामान मिल जाएगा। अगला, गिरवी अनुबंध में गिरवी वस्तु के प्रकार क्या हो सकते हैं? तो क्या हो सकते हैं? केवल चल संपत्ति का होता है, केवल चल संपत्ति का ही होता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला, एजेंसी अनुबंध की समाप्ति के
कौन से कारण है? एकमात्र ऐसा अनुबंध जिसमें प्रतिफल की ज़रूरत नहीं होती। ध्यान रखिएगा, मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट ही पढ़ा रहा हूँ आपको। प्रतिफल की ज़रूरत किसमें नहीं होती? एजेंसी के अनुबंध में प्रतिफल नहीं होगा तब भी एजेंसी अनुबंध वैध माना जाएगा। बाकी जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हैं उनमें प्रतिफल का होना मैंडेटरी है, अनिवार्य है। तो कब कब होगा समाप्त? एजेंट द्वारा। एजेंसी अनुबंध में होता क्या है? एक व्यक्ति होता है जो प्रधान होता है, प्रिंसिपल होता है, वो अपने कार्यों के लिए किसी अन्य व्यक्ति को एक अभिकर्ता यानी कि एजेंट के रूप में नियुक्त करता है। अब उसके सारे काम इस व्यक्ति के ए के सारे काम अब बी एजेंट करेगा, उसकी तरफ से उसके रिप्रेजेंटेशन करेगा सबके सामने, थर्ड पार्टी के सामने, उसकी तरफ से प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकता है, उसकी ओर से सूट भी फाइल कर सकता है। तो देखो, एजेंसी अनुबंध की समाप्ति कौन से कारण से होती है? एजेंट द्वारा कार्य करने की नीयत नहीं हो तब भी समाप्त हो जाएगा। प्रिंसिपल का अगर निधन हो गया है या फिर वो दिवालिया हो गया है तब भी। एजेंट द्वारा आदेशों का पालन नहीं करने पर तब भी हो जाएगा। तो इन सभी केसेस में एजेंसी टर्मिनेट हो जाएगी। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल, एजेंसी अनुबंध के तहत प्रिंसिपल और एजेंट के बीच कौन से संबंध होते हैं? क्या होते हैं? विश्वास आश्रित संबंध होते हैं। प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में क्या संबंध होते हैं? विश्वास आश्रित संबंध। प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में विश्वास और जिम्मेदारी का संबंध होता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला, ए ने बी को डाक द्वारा एक पत्र भेजकर अपनी कार 1,00,000 रुपये में बेचने का प्रस्ताव रखा। बी ने स्वीकृति का पत्र 10 तारीख को पोस्ट किया जो ए को 12 तारीख को मिला। ए के विरुद्ध संविदा कब पूरी हो गई? ए के विरुद्ध तो 10 तारीख को जब पोस्ट में डाला था तभी हो गई थी। 10 तारीख को जब बी ने पत्र पोस्ट किया तो उसके पावर से चला गया था। ए ने बी को धमकी दी कि यदि बी ने अपना घर ए को नहीं बेचा तो वह बी के बेटे को चोट पहुंचाएगा। बी डर कर अनुबंध पर हस्ताक्षर कर देता है। ये अनुबंध क्या है? ये वॉइडेबल है। देखो कहाँ दे रखा है ऑप्शन सी में, ये वॉइडेबल है। उत्पीड़न से सहमति ले ली गई है। तो उत्पीड़न से ली है तो अब इस जो सामने वाला पक्षकार है उसने डरा धमका करके जो सहमति ली है, अगर वो कोर्ट में नहीं जाता तो ये वैध चलता रहेगा। और अगर बी चाहे तो कोर्ट में जाकर के इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड डिक्लेयर करा सकता है। अब देखो अगला सवाल, ए जो जयपुर में एक मिठाई की दुकान का मालिक है अपनी दुकान बी को बेचता है। ए इस बात पर सहमत होता है कि वह अगले 5 वर्षों तक भारत में कोई और मिठाई की दुकान नहीं खुलेगा। ये करार कैसा है? ये व्यापार में बाधा डालने वाला है। तो ऑप्शन बी वॉइड हो जाएगा। 48, ए एक व्यापारी गलती से बी के घर पर कुछ सामान छोड़ देता है। बी उस सामान को अपना समझकर इस्तेमाल कर देता है। बी का क्या दायित्व है? यहाँ बनेगा कौशिक कॉन्ट्रैक्ट यानी कि अर्ध अनुबंध बन जाएगा। तो क्या दायित्व बनेगा? बी को क्या करना पड़ेगा? ए को भुगतान करना ही पड़ेगा उन सामान का। तो बी को ए को भुगतान करना पड़ेगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये ही है अर्ध अनुबंध। जिसमें ना प्रस्ताव होता है ना स्वीकृति होती है। ये न्यायालय द्वारा लागू कराया जाता है। ए 1 दिसंबर को होने वाले एक संगीत कार्यक्रम के लिए बी का मैरिज हॉल बुक करता है। ठीक बात है। 30 नवंबर को सरकारी आदेश द्वारा कोविड-19 के कारण लॉकडाउन लग जाता है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? सार्वजनिक समारोह पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। तो बताओ क्या होगा? एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था, बाद में असंभवता बनी, उसके बारे में वॉइड हो जाएगा। ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है। संविदा असंभवता के कारण शून्य हो जाएगी। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, संविदा की क्षतिपूर्ति, इंडेमनिटी और प्रत्यापूर्ति गारंटी के बीच में क्या अंतर है? इंडेमनिटी में 2 पक्षकार होते हैं, क्षतिपूर्तिकर्ता और क्षतिपूर्तिधारी। और प्रत्यापूर्ति यानी कि गारंटी में 3 पक्षकार होते हैं, गारंटर, मूल ऋणी प्रिंसिपल डेटर और लैंडर यानी कि ऋणदाता। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्षतिपूर्ति में पक्षकार क्षति से बचाने का वचन देता है। जैसे एक पक्षकार फायर इंश्योरेंस से बचाने का प्रस्ताव करता है, तो ये जो इंश्योरेंस वाला है ये क्षतिपूर्ति में आता है। अगला सवाल,
ए ने बी को घोड़ा बेचते समय कहा कि घोड़ा पूरी तरह से स्वस्थ है। ए ये जानता था कि घोड़ा अस्वस्थ है। बी ने घोड़ा खरीद लिया। ये क्या है? ये फ्रॉड है। ये क्या है? ये क्या कर दिया? कपट कर दिया, जानते हुए धोखा कर लिया। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, कानून द्वारा प्रवर्तनीय एक करार क्या कहलाता है? वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 2H में डिफाइन है। अगला, प्रत्येक वचन तथा वचनों का प्रत्येक समूह जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल के रूप में कार्य करता है क्या कहलाता है? एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा सर एग्रीमेंट। ये कहलाएगा करार, ठहराव। ऑप्शन ए। अगला, वे वचन जो एक दूसरे के प्रतिफल या प्रतिफल के भाग के रूप में कार्य करते हैं क्या कहलाते हैं? पारस्परिक वचन कहलाते हैं। रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस कहलाते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल, वह अनुबंध जो कानून द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है किस धारा के अंतर्गत शून्य होता है? सेक्शन 2G में जाकर के शून्य हो जाता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल, वॉइड एग्रीमेंट यानी कि शून्य अनुबंध का अर्थ क्या होता है? शून्य अनुबंध जो बाद में जाकर के रुक जाता है। एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वो वैलिड होता है, लेकिन बाद की परिस्थितियों में वो असंभव हो जाता है। ऐसा अनुबंध जो कानून द्वारा प्रवर्तनीय होने से रुक जाता है। ये नहीं लिखेंगे, ये लिखेंगे। एग्रीमेंट पूछा ना, यहाँ तो थोड़ा गड़बड़ हो गया, देखो पढ़ना पड़ेगा। वर्ड जो है वो थोड़े से मिस टाइप हो गए। अगर यहाँ पे इंग्लिश में एग्रीमेंट है तो यहाँ पर शून्य करार होगा। तो करार ऐसा अनुबंध जो कानून द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एग्रीमेंट है तो ये आंसर सही है, बी। ऐसा अनुबंध जो कानून द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। एन एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाई लॉ। अगला, कौन सा कथन सही है? आपको स्टेटमेंट बताना कौन सा? प्रस्ताव प्लस स्वीकृति वचन, ये भी सही है, ये भी सही है। वचन प्लस प्रतिफल करार, ये भी सही है, ये भी सही है। क्योंकि सबसे पहले प्रस्ताव होता है, उसके बाद में स्वीकृति होती है, फिर बन जाता है वचन। वचन में अगर प्रतिफल आता है तो वो बन जाता है करार। ये तो बहुत सही बात लिखी हुई है, दोनों ऑप्शन सही है। तीसरा, करार प्लस प्रवर्तनीयता अनुबंध होता है, तो ये भी सही है। तो सारे स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। जानबूझ के रखे थे ताकि आपको समझ में आ जाए। वे समझौते, वे एग्रीमेंट, वे ठहराव जिनका अर्थ निश्चित नहीं है या जिन्हें निश्चित नहीं किया जा सकता, भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 29 के अनुसार क्या कहलाते हैं? अनिश्चित अर्थ वाले, मतलब कि अगर ये कहता है कि मैं अपनी कार 1 या 2 लाख में बेचना चाहता हूँ, 1 या 2 लाख में, 1 या 2 लाख, निश्चित नहीं, सर्टेन नहीं है, तो शून्य हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल, धारा 26 के अंतर्गत विवाह पर रोक लगाने वाला करार क्या होता है? वो भी शून्य होता है, वो भी क्या होता है? वॉइड होता है। अगला, मानक रूप से अनुबंध स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए सही कथन क्या है? सही कथन क्या है? ऐसे ही सवाल एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, घबराना मत। इसका क्या आंसर होगा? ये एक वैध अनुबंध है। ऑप्शन ए। संयोगिक अनुबंध क्या हो? कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? ये तो वैध होता है। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वह शून्य हो जाता है जब घटना असंभव हो जाए। लेकिन क्या, अगर घटना पर डिपेंड है, मतलब वो जहाज वाला 100 टीवी सेट चाहिए, वो बोलता है कि जहाज चाइना से आ रहा है, चीन से आ रहा है, अगर सेफली आ गया बंदरगाह पे तो दे दूंगा। तो आ जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, वैध हो जाएगा। नहीं आता है तो शून्य हो जाएगा, घटना असंभव हो जाए, यानी कि जहाज समुद्र में डूब जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट शून्य हो जाएगा। अगला, धारा 11 के अंतर्गत 2 व्यक्तियों में अनुबंध करने की क्षमता कब होती है? दोनों वयस्क होने चाहिए, यदि दोनों साउंड माइंड के हैं और दोनों डिस्क्वालीफाई बाई लॉ नहीं है तो दोनों में क्षमता है, कॉम्पिटेंट कहलाएंगे। तो ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल, धारा 56 के अंतर्गत स्वयं में असंभव कार्य करने के लिए किया गया समझौता, इम्पॉसिबल एक्ट करने के लिए अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, स्वयं में असंभव कार्य करने के लिए, आसमान से तारे तोड़ कर लाने का,
जादू से खजाना ढूंढने का, तो ये फिर वॉइड होते हैं। और अगर धारा 56 में पूछा गया है इसके कॉन्टेक्स्ट में तो आपको देखो क्या समझना, इम्पॉसिबल इन इटसेल्फ अंडर सेक्शन 56 तो वॉइडेबल होगा, बाकी अदर सारे वॉइड होंगे। ठीक है, अगर मैं ये कहता हूँ ना, ये दोनों कॉन्टेक्स्ट को अलग से समझना, अगर ये बोलता हूँ कि आसमान से तारे तोड़कर लाने का अनुबंध और एग्रीमेंट, सॉरी अनुबंध तो बनेगा ही नहीं, एग्रीमेंट ठहराव, तो वो क्या हो जाएगा, वो वॉइड होगा। जादू से खजाना ढूंढने का अनुबंध वॉइड होगा। लेकिन धारा 56 के अंतर्गत क्या पूछा गया है, स्वयं में असंभव कार्य करने के लिए किया गया समझौता, ये वॉइडेबल होता है। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। धारा 68 के अंतर्गत विकृत चित्त व्यक्ति लूनेटिक पर्सन को जीवन उपयोगी या आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराने का दावा करा सकते हो, कोई नहीं, उसके बेनिफिट के लिए आप उसको जो बेसिक नीड्स हैं उसको पूरा कर सकते हो, और ऐसा कॉन्ट्रैक्ट फिर इन्फोर्स भी होगा विकृत चित्त व्यक्ति की संपत्ति के खिलाफ। ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट। तो ऑप्शन है इसका सही आंसर होगा। अगला, टेलीफोन पर स्वीकृति कैसी होनी चाहिए। टेलीफोन पर स्वीकृति सुनाई दे, प्रस्तावक ने सुना हो और उसको समझा हो, ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला, ए और बी सी से घोड़ा खरीदने का अनुबंध करते हैं। अनुबंध करते समय दोनों पक्षों को ये नहीं पता था कि अनुबंध से ठीक पहले घोड़े की मृत्यु हो चुकी है। ये अनुबंध क्या है, ये अनुबंध क्या है, ये शून्य हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला, भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 73 के अंतर्गत हर्जाने डैमेजेज क्या होते हैं, डैमेजेज कंपनसेटरी होते हैं। तो देखो, वैसे तो अगर सिविल कोड में जाकर के अगर आप डैमेजेज मांग रहे हो तो वो लिक्विडेटेड डैमेजेज मांगोगे, लेकिन अगर 73 के कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया है तो ये कंपनसेटरी हो जाएगा, मुआवजा हर्जाना, ऑप्शन बी। गारंटी अनुबंध की परिभाषा कहाँ दे रखी है, गारंटी अनुबंध की परिभाषा दे रखी है धारा 126 में, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला, श्योरिटी इज अ पर्सन, गारंटर प्रतिभू वह व्यक्ति है, कौन सा व्यक्ति है जो गारंटी देता है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल, गारंटी लिखित रूप में होना अनिवार्य है, मौखिक हो सकती है, लिखित मौखिक दोनों हो सकती है, तो ये लिखित और मौखिक दोनों हो सकती है, मौखिक और लिखित दोनों हो सकती है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला, गारंटर का दायित्व क्या है, गारंटर का दायित्व क्या है, गारंटर का दायित्व है कि डिफ़ॉल्ट पर आधारित गारंटर का दायित्व सेकेंडरी होता है। सेकेंडरी, प्राइमरी किसका होता है, प्रिंसिपल डेटर का होता है। प्रिंसिपल डेटर जो मूल ऋणी होता है उसका दायित्व बनता है, अगर वो दायित्व नहीं निभा रहा है तो गारंटर को पैसा देना पड़ेगा। गारंटी अनुबंध के तहत, गारंटी अनुबंध के तहत यदि मूल ऋणी जिम्मेदार है तो गारंटर जिम्मेदार होता है। मूल ऋणी जिम्मेदार है तो गारंटर जिम्मेदार है, ऑप्शन सी इसका, हर बार ये नहीं होता, ऑल ऑफ द अबव। अगला, इसमें तो आंसर ही आ गया आपके। धारा 146 के अंतर्गत सह गारंटर को श्योरिटीज कितनी देनदारी योगदान करेंगे, समान रूप से, इक्वली। इजी सवाल था। चलिए, बेलमेंट, बेलमेंट यानी कि निक्षेप का अर्थ क्या है, मैंने बता दिया। अगर आप किसी से बाइक मांग कर लेके जा रहे हो टेम्परेरी तौर पर कि भाई आधे घंटे के लिए बाइक दे दे, मेरे को कुछ काम है, और या फिर ये कहते हो कि अगर आपको एतराज़ ना हो तो मुझे एक दिन के लिए आपकी बुक दे दो पढ़ने के लिए, तो ये क्या है, ये निक्षेप, बेलमेंट जो आए दिन आप करते रहते हो। सेक्शन चैप्टर नंबर 9 जब आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पढ़ोगे तो वहाँ आपको डिटेल में देखने को मिल जाएगा। तो सीधा सा आंसर ऑप्शन है, कोई वस्तु एक व्यक्ति द्वारा दूसरे को किसी उद्देश्य के लिए सौंपना जिसे विशेष रूप से वापस किया जाना है या निक्षेपकर्ता के आदेशानुसार निपटाया जाना है, ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर होगा। अब निक्षेप ग्रहीता वह व्यक्ति होता है, दो पक्षकार होंगे, निक्षेपकर्ता, निक्षेप ग्रहीता। तो ये जो बेली होता है वो ऐसा व्यक्ति
जिसे सीमित उद्देश्य और सीमित समय के लिए वस्तु सौंपी गई हो। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखो, यदि निक्षेप ग्रहीता बेली उपनिदान यानी कि निक्षेप की शर्तों के विपरीत कार्य करता है तो अनुबंध वॉइडेबल हो जाएगा निक्षेपकर्ता की शर्तों के या विकल्प के ऊपर। तो ऑप्शन बी अनुबंध क्या हो जाएगा, शून्यकरणीय और निक्षेपकर्ता के विकल्प पर। अगला प्रिंसिपल कौन सा व्यक्ति होता है, जिसके लिए कार्य किया जाता है, ऐसा व्यक्ति जो अपने काम के लिए किसी और व्यक्ति को ऑथराइज करता है। तो जिसके लिए कार्य किया जाता है जिसका तीसरे पक्ष के साथ लेन देन में प्रतिनिधित्व किया जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा। बी में से लिखा हुआ है जिसके लिए कार्य किया जाता है या जिसका थर्ड पार्टी के साथ में जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है, डीलिंग हो रही है, उसमें रिप्रेजेंटेशन किया जा सके, उसको बोलेंगे प्रिंसिपल। अब कानूनी रूप से नियुक्त उप एजेंट सब एजेंट के मामले में तीसरे पक्षों के संबंध में उप एजेंट प्रिंसिपल को उसी तरह बाध्य कर सकता है जैसे मूल ऋणी को करता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला, एजेंसी को समाप्त किया जा सकता है प्रिंसिपल द्वारा रद्द करके, एजेंट द्वारा त्याग के नोटिस द्वारा, समय की समाप्ति द्वारा। इन सभी केसेस में तो ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर होगा। अनुबंध के लिए निम्न में से कौन सा तत्व आवश्यक है, एजेंशियल कौन सा है। प्रस्ताव का होना बहुत ज़रूरी है, प्रस्ताव, स्वीकृति, दो पक्षकारों का होना, प्रतिफल का होना, ये ज़रूरी है। तो प्रस्ताव ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अचल संपत्ति जरूरी नहीं, चल संपत्ति जरूरी नहीं है, प्रस्ताव का होना जरूरी है। अनुबंध के उल्लंघन के मामले में हर्जाने के निर्धारण के सिद्धांत कौन से केस में दिए गए थे। तो आपको ये बताना है कौन सा केस था। हेडले वर्सेस बैक्सनडेल बहुत इंपॉर्टेंट केस है। ऑप्शन बी इसका ध्यान रखना है, अनुबंध के उल्लंघन में डैमेजेस के लिए केस। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा अनुबंध वैध है, लॉफुल है। तो आपको ऐसे दे रखे होंगे एग्जाम में स्टेटमेंट और आपको बताना है कौन सा सही है। देखो, भविष्य की वस्तुओं की बिक्री का अनुबंध लॉफुल है। पहला क्या है, ए बी को जेड को मारने का अनुबंध नहीं। पति और पत्नी के बीच में 5 बार शादी करेगा, ये भी गलत है। ठीक है, अपराध क्या है, गलत है। तो भविष्य की वस्तुओं की बिक्री का अनुबंध ये सही है। ऐसे सॉल्व करोगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पर्याप्त प्रतिफल के बिना किया गया अनुबंध शून्य होता है, एडिक्वेट कंसिडरेशन, ये बात तो सही है। दूसरा पढ़ो, निकट संबंधियों के बीच में प्राकृतिक स्नेह के आधार पर किया गया लिखित और पंजीकृत अनुबंध पर्याप्त प्रतिफल के बिना वैध है। तो ये गिफ्ट है। दोनों स्टेटमेंट सही है, दोनों स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला, काउंटर का मतलब स्थानापन्न होता है, प्रति नहीं होता। ये पता नहीं कहाँ से गलत लिखा, स्थानापन्न होता है। ठीक है, काउंटर ऑफर क्या है। तो काउंटर ऑफर क्या होता है मैंने समझा दिया आपको, सीधा आंसर बताऊंगा। पहले मैंने स्टार्टिंग में ही समझा दिया था। तो मूल प्रस्ताव का अस्वीकार किया जाना ये क्या कहलाता है, काउंटर ऑफर कहलाता है। मान लो ए ने बी को कार बेचने का प्रस्ताव किया कि मैं कार बेचना चाहता हूँ, आप खरीदोगे 1 लाख रुपए में। इसने कहा कि नहीं, मैं तो हाँ, ये बोलता है हाँ खरीदूंगा लेकिन 50,000 रुपये में। देखो, स्वीकृति दी लेकिन शर्त के साथ में। तो स्वीकृति कैसे होनी चाहिए, शर्त सहित। अब ये नया एक प्रस्ताव ही बन गया। अब इस पर अपनी प्रतिक्रिया देगा, या तो स्वीकार करेगा या फिर खारिज करेगा। अगला, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, भारतीय अनुबंध अधिनियम, जब दोनों पक्ष किसी तथ्य के बारे में गलती में हो, दोनों पक्षकार। तो देखो, गलती में बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको समझना पड़ेगा। दोनों पक्षकार किसी तथ्य के बारे में, फैक्ट को लेकर के गलती में है, तो अनुबंध क्या हो जाएगा, अनुबंध हो जाएगा वॉइड, शून्य हो जाएगा। अगला, भारतीय अनुबंध अधिनियम, और आपको पढ़ना है केस स्टडी। ए ने बी की गाड़ी किराए पर ली,
गाड़ी असुरक्षित थी, हालांकि बी को इसका पता नहीं था और ए घायल हो गया। तो अब बताओ क्या होगा? बी उत्तरदायी नहीं होगा, बी को इस केस में उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा। ए ने बी की गाड़ी किराए पर ली, गाड़ी असुरक्षित थी, हालांकि बी को इसका पता नहीं था, बी को पता नहीं था और ए घायल हो गया, तो बी उत्तरदायी नहीं होगा। फिर आता है भारतीय अनुबंध अधिनियम, वह अनुबंध जिसके तहत एक पक्ष दूसरे को उस हानि से बचाने का वचन देता है जो उससे स्वयं या किसी अन्य के कर्तव्य से हुई हो। तो ये क्षतिपूर्ति का कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल, किस ऐतिहासिक मामले में यह निर्धारित किया गया कि एक अवयस्क के साथ किया गया करार यानी कि एग्रीमेंट प्रारंभ से ही शून्य होता है? लालमन शुक्ला वाला नहीं है, मौर्य बीबी वर्सेस धर्मदास घोष। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला, प्रस्ताव की स्वीकृति का संचार कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस तब तक पूरा नहीं होता जब तक कि वह प्रस्तावक के ज्ञान में नहीं आ जाता। सिद्धांत किस मामले में स्थापित किया गया था? ये किया गया था लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त के केस में। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल, सामान्य प्रस्ताव की अवधारणा जो किसी विशिष्ट व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरे विश्व को दिया जाता है, राइट इन रेम और एक होता है राइट इन पर्सोनम। देखो, राइट इन रेम और राइट इन पर्सोनम, और यहाँ वो छोड़ो, बात हो रही सामान्य प्रस्ताव। जनरल ऑफर किसको देते हैं? कोई भी व्यक्ति उसको स्वीकार कर सकता है। ये अवधारणा जो किसी विशिष्ट व्यक्ति यानी कि विशिष्ट व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरे विश्व को दिया जाता है, किस प्रसिद्ध मामले में उत्पन्न हुई थी? तो ये केस था कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोकबॉल कंपनी। संविदा के लिए प्रतिफल आवश्यक है, डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन, इसका एक केस मेरे को याद आ रहा है, चिन्नैया वर्सेस रमैया। सिद्धांत को चुनौती देते हुए किस भारतीय मामले में माना गया था? प्रतिफल वचन ग्रहीता या किसी अन्य व्यक्ति की ओर से हो सकता है। चिन्नैया रमैया, ऑप्शन बी इसका, ऑप्शन ए इसका, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, चिन्नैया वर्सेस रमैया। किस मामले में नैराश्य के सिद्धांत डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन या संविदा की असंभवता इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस को भारतीय कानून के तहत मान्यता दी गई? तो ये केस था सत्यव्रत घोष बनाम मगनी राम का। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला, संविदा का सरोकार प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के सिद्धांत जिसका अर्थ है केवल संविदा के पक्षकार ही एक दूसरे पर मुकदमा कर सकते हैं को किस अंग्रेजी मामले में स्थापित किया गया? तो ये केस था ट्विडल वर्सेज एटकिंसन का। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल, कपट के लिए आवश्यक है कि असत्य कथन जानबूझकर या सच्चाई की परवाह किए बिना दिया गया हो, केवल निर्दोष गलत बयानी कपट नहीं है। सिद्धांत किस प्रसिद्ध मामले में स्थापित किया गया था? तो ये था केस था डेयरी वर्सेस पिग का मामला, डेयरी बनाम पिग। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, किस मामले में ये माना गया कि यदि संविदा का मूल उद्देश्य ही विफल हो जाता है तो संविदा नैराश्य के सिद्धांत के तहत शून्य हो जाएगी भले ही उसे पूरा करना भौतिक रूप से संभव हो? ये केस था सत्यव्रत घोष बनाम मगनी राम का। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला, किस मामले में यह निर्धारित किया गया कि एक अवयस्क को प्रदान की गई आवश्यकताओं के लिए ये साबित करना होगा कि वे न केवल उसकी जीवन स्थिति के लिए उपयुक्त थी बल्कि उसे वास्तव में उनकी आवश्यकता भी थी, यानी उसके पास पहले से ही पर्याप्त आपूर्ति नहीं थी? तो नास बनाम इनमैन का मामला था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल, टेलीफोन या टेलेक्स पर की गई संविदा के मामले में स्वीकृति का संचार कब पूरा माना जाता है? भगवान दास गोवर्धन दास केडिया बनाम गिरधारी लाल पुरुषोत्तम दास मामले के अनुसार। तो बहुत बड़ा केस है ये तो। भगवान दास गोवर्धन दास केडिया बनाम गिरधारी लाल पुरुषोत्तम दास के मामले में तो इसमें कहा गया था जब स्वीकृति प्रस्तावक द्वारा सुनी जाती है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि बाजी का करार शून्य होता है लेकिन अवैध नहीं होता, इसलिए एक बाजी के करार के लिए किया गया समपार्श्विक कोलेट्रल एग्रीमेंट वैध होता है? तो ये बोला गया था
घेरूलाल पारक बना महादेव दास मैया। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, किस प्रसिद्ध अंग्रेजी मामले ने व्यापार के अवरोधक करार के सिद्धांत को स्थापित किया, जिसमें ये माना गया कि सद्भावना की बिक्री के मामले में यदि प्रतिबंध उचित हैं तो वो वैध माना जा सकता है। तो केस इसका है नॉर्डनफेल्ट बनाम मैक्सिम नॉर्डनफेल्ट कंपनी। ऑप्शन सी, नॉर्डनफेल्ट बनाम मैक्सिम नॉर्डनफेल्ट कंपनी कॉरपोरेशन। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल, खाद्य निगम बनाम न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का मामला संविदा अधिनियम की किस धारा के मुख्य रूप से संबंधित है? तो कौन सा सेक्शन है इसमें? देखो, सेक्शन नंबर 28 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। तो ये 100 सवाल पूरे हो चुके हैं। कॉन्ट्रैक्ट आपको अच्छे से पढ़ा दिया गया है। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है, लाइव क्लास में जाकर के पढ़ सकते हो। और लाइव क्लास आएगी कॉन्ट्रैक्ट पे, और सवाल लेकर के आऊँगा, और प्रैक्टिस के सवाल भी आपको दिए जाएंगे। आपको प्रैक्टिस करनी है। आपको PDF प्रोवाइड करवा दी जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। व्हाट्सएप ग्रुप पर भी आपको नोट्स और PDF आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। मैंने डिस्क्रिप्शन में उसके भी नंबर दे रखे हैं, व्हाट्सएप के भी नंबर दे रखे हैं। अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है लाइव क्लासेस के लिए तो वो ज्वाइन कर सकते हो। ये जो कोर्स है ये पूरा फ्री ऑफ कोर्स रहेगा। मैं फ्री में पूरा लाइव कोर्स करा रहा हूँ। तो 2 से 3 बार लाइव कोर्स, एक बार तो लाइव कोर्स होगा पूरा, AIB 21 की लाइव क्लासेस होगी, जितनी भी सब्जेक्ट है सबकी, और रिकॉर्डेड क्लासेस भी मैं साथ में कराता रहूँगा। तो आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेगी और लाइव क्लासेस भी मिलेंगे, स्टडी मटेरियल भी मिलेंगे, आपको प्रैक्टिस के लिए स्टडी बुक भी मिलेगी, बेरेट भी प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। जितना संभव होगा टेलीग्राम चैनल पर सारा स्टडी मटेरियल और व्हाट्सएप ग्रुप पे दे दिया जाएगा। अगर आपको ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है और डिटेल है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। धन्यवाद।